गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम कल बात कर रहे थे, कुछ शब्दावली पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट है ना, तो कुछ बाकी रह गए थे, उसी को अपन आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ना। नेक्स्ट टर्म हमारी है केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन क्या होता है? ये एक बधियाकरण का तरीका ही है, लेकिन यह क्या मुर्गे के लिए यूज करते हैं इस टर्म को अपन, है ना। मुर्गे को बधिया करते हैं ना, मुर्गे में वृषण को हटाना या निष्क्रिय कर देना ही क्या कहलाता है? केपोनाइजेशन। जैसे आप देख सकते हैं, ये सर्जिकली भी हो सकता है, हार्मोन भी इसके लिए यूज कर सकते हैं अपन, है ना। ये टर्म लिखते हैं अपन, मुर्गे में या मुर्गे के को हटा देना या निष्क्रिय कर देना। मुर्गे के वृषण को हटा देना या निष्क्रिय कर देना क्या कहलाता है? केपोनाइजेशन या निष्क्रिय कर देना। क्या होता है केपोनाइजेशन? मुर्गे के वृषण को हटा देना या निष्क्रिय कर देना ही क्या कहलाता है? केपोनाइजेशन। और जिस मुर्गे का हम केपोनाइजेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केपन। केपोनाइजेशन क्या हो? या बधियाकृत जो मुर्गा होता है, बधियाकृत को क्या कहते हैं? केपन। बधियाकृत मुर्गे को केपन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, बधियाकृत मुर्गे को क्या कहते हैं? केपन कहते हैं। और इसी के लिए एक हार्मोन यूज करते हैं अपन। हार्मोन कौन सा यूज करते हैं? डाईइथाइल स्टिलवेस्ट्रोल। केपोनाइजेशन के लिए हार्मोन कौन सा यूज होता है? डाईइथाइल स्टिलवेस्ट्रोल। स्टिलवेस्ट्रोल। ठीक है, समझ में आ गया? केपोनाइजेशन मुर्गे के वृषण को हटाना या निष्क्रिय करना केपोनाइजेशन कहलाता है। और बधियाकृत मुर्गा क्या कहलाता है? केपन, है ना। बधियाकृत मुर्गा केपन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट्रेशन की। वही बधियाकरण, पशुओं में वृषण को हटाना या निष्क्रिय कर देना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। पशुओं में वृषण को हटा देना या निष्क्रिय कर देना बधियाकरण कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन कहलाता है ना। ये अपन ने टर्म एक, आप देखो, एक पीछे टर्म पढ़ी थी हमने, कास्टिंग। कास्टिंग और कास्ट्रेशन अलग अलग है ना, टर्म में कंफ्यूज नहीं होता है। वो कास्टिंग में तो पशुओं को गिराना होता है और कास्ट्रेशन होता है बधियाकरण। आपको बधियाकरण याद है और कास्ट्रेशन नहीं पता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों टर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बधियाकरण ना देके कास्ट्रेशन दे दिया जाता है ना, तो ध्यान रखना है, दोनों टर्म अपने ध्यान में होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नसबंदीकरण। नसबंदीकरण क्या होता है कि जो पशु होते हैं उसकी शुक्रवाहिनी को काट कर हटा देना नसबंदीकरण कहलाता है ना। जैसे हमने टीजर बुल पढ़ा था, वो नसबंदीकृत बुल था, है ना। पशुओं के की वाहिनी को काटकर हटा देना। के लिए एक टर्म और यूज होती है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं अपन वेसेक्टोमाइजेशन। वेसेक्टोमाइजेशन इसमें बोलते हैं ना, वेसेक्टोमाइजेशन। अब इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि शुक्रवाहिनी को काट कर हटा दिया जाता है, जिससे कि जो नर है उसमें शुक्राणु रहित वीर्य स्त्रावित हो, है ना। तो जैसे अपन टीजर बुल एक उदाहरण है इसका, वो नसबंदीकृत किया गया बुल है, टीजर बुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़ निष्क्रमण। भेड़ निष्क्रमण क्या होता है, जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि जो भेड़ें होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं लोग चराने के लिए, है ना। मतलब जैसे रेगिस्तानी इलाके स्पेशली, उधर क्या होता है कि चारे की कमी हो जाती है। जिस टाइम चारे की कमी हो जाती है उस टाइम ये क्या करते हैं कि भेड़ को दूसरे इलाकों में पलायन करा देते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे जब बारिश होती है उसके बाद फिर से वो अपने एरिया में चले जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, भेड़ निष्क्रमण। रेगिस्तानी, इसका लिखे डेफिनेशन, रेगिस्तानी इलाकों में रेगिस्तानी इलाकों में चारे की कमी होने पर चारे की कमी होने पर भेड़ या भेड़ें दूसरे इलाकों में पलायन कर जाती है। वह बारिश होने पर हाँ, आ जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, भेड़ निष्क्रमण। नाम से ही पता चल रहा है ना। में आ गया ना, रेगिस्तानी इलाकों में जब चारे की कमी हो जाती है, होने पर भेड़ें दूसरे इलाकों में पलायन कर जाती है और बारिश होने पर पुनः आ जाती है। इसी को हम कहते हैं भेड़ निष्क्रमण। ये किस किस को पता था भेड़ निष्क्रमण का, किस को पता है ये चीज? देखा होगा किसी ने, भेड़ों को ऐसे ले जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर। यस और नो, पता है किसी को, सुना हुआ है पहले? किसी ने नहीं सुना मतलब? तो सुना हुआ, अनिल परिहार, धीरज कंवर, तो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट टर्म है हमारी स्पेइंग। स्पेइंग क्या होता है, मादा पशु का
गर्भाशय निकालना है ना, स्पेइंग कहलाती है ना। मादा पशु के किसी भी कारण से, जैसे कोई बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, तो उस हिसाब से जब उसका गर्भाशय निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेइंग नाम से जानते हैं। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पेइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रूडिंग की। ब्रूडिंग, रीयरिंग, ये सब आपके किससे संबंधित है, पोल्ट्री से, है ना। पोल्ट्री से संबंधित। ब्रूडिंग में क्या होता है कि जो 1 से 4 सप्ताह की मुर्गियां होती है, जो चूजे होते हैं, 1 से 4 सप्ताह की मुर्गियों को पालना ही क्या कहलाता है, ब्रूडिंग। ब्रूडर के अंदर पाला जाता है ना इनको। मुर्गियों को, डेफिनेशन नोट करें, मुर्गियों को 1 से 4 सप्ताह तक पालना, मतलब जब छोटी होती ना मुर्गियां, तरीके से जब उनको पालना 1 से 4 सप्ताह, है ना। ब्रूडिंग, मुर्गियों को 1 से 4 सप्ताह तक पालना, ब्रूडर में पालते हैं उनको, है ना। नेक्स्ट है अपनी रीयरिंग। इसमें क्या होता है कि 4 से 8 सप्ताह की मुर्गियों को पाला जाता है। मुर्गियों को 4 से 8 सप्ताह, मुर्गियों को 4 से 8 सप्ताह तक पालना। तब ये उम्र है उनकी, है ना, 1 से 4 सप्ताह की उम्र तक, और सेकेंड 4 से 8 सप्ताह की उम्र तक, है ना। जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उसको अपन रीयरिंग कहते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। ये भी उसी से संबंधित है। ग्रोअर मैनेजमेंट में क्या होता है, जो 8 सप्ताह से ऊपर की उम्र की जो मुर्गियां हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोअर मैनेजमेंट। 8 सप्ताह से अधिक उम्र का प्रबंधन करना। आठ सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों का प्रबंधन करना क्या कहलाता है, ग्रोअर मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपना है ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, जो हम मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पालते हैं ना, उनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं ना। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। क्या कहलाती है, ब्रॉयलर्स। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां ब्रॉयलर्स कहलाती है। और जनरली मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको हम किस उम्र पे बेचते हैं, 8 सप्ताह की उम्र के बाद उनको बेचा जाता है ना। जिनको, तो इसमें जिनको लगभग 8 सप्ताह की उम्र के बाद जिनको लगभग 8 सप्ताह की उम्र के बाद बेचा जाता है ना। ये उम्र यही, लगभग 8 सप्ताह की जब उम्र हो जाती है उसके बाद हम उनको बेच सकते हैं ना, अच्छे मांस उत्पादन के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स की। लेयर्स किसको बोलते हैं? जो अंडा उत्पादन के लिए जो हम मुर्गियाँ पालते हैं ना, जो अपना पर्पज होता है अंडा उत्पादन, उसके लिए जो मुर्गी पाली जाती है उसको हम बोलते हैं लेयर्स। ये श्लोरा क्या कहना चाह रहे हो? 1.5 kg मतलब वेट के लिए? लगभग इनका 1 से 2 kg वेट होता है, या 1.5 से 2 kg मान सकते हो आप, है ना वेट। ये चीज़ अपन बाद में जब मुर्गियाँ पढ़ेंगे पूरी लिखेंगे, अभी सिर्फ अपन इसकी डेफिनेशन तक बात कर रहे हैं ना। सही है आपका, ये 1.5 से 2 kg या कभी कभी 1 से 2 kg भी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेयर्स। लेयर्स होती है अंडा उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती हैं। अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। उसके बाद हम, जैसे आपको ये दिख रही है ना, अंडा उत्पादन के लिए इस तरीके से मुर्गियां पालते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहेर या मोहेर। मोहेर क्या होती है? जो अंगोरा नस्ल की एक बकरी होती है इस तरीके की, ये है ना आपको दिखाई गई है इसमें। इसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, महीन वाइट बाल होते हैं। अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त इसके जो बाल होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मोहेर। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा नस्ल की बकरी के बाल के जिनका उपयोग सफेद ऊनी वस्त्र बनाने में अंगोरा नस्ल की बकरी के बाल जिनका उपयोग सफेद ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ये आपको क्या दिख रही है? बकरी दिख रही है, भेड़ दिख रही है? क्या आप लोगों को क्या लगा पहले, बकरी एक भेड़? सबको बकरी दिख रही है? गोटी दिखी थी शुरू में ही? चलो अच्छी बात है ना, थोड़ा उसका लुकिंग थोड़ी ऐसे है जैसे कोई, मान लो भेड़ की तरह, भेड़ के बहुत सारे बाल होते हैं ना इस तरीके से, तो थोड़ा इसमें लुकिंग ऐसी है भेड़ की तरह इसकी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्मीना। पश्मीना क्या होती है? कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी जो होती है ना, कश्मीरी बकरी के जो खाल सहित बाल होते हैं उन बालों को ही हम पश्मीना कहते हैं ना। कश्मीरी बकरी के, ये आपको दिखाई गई है कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी के, इसकी एक स्पेशल नस्ल होती है चंगथगी नाम से, है ना, उसके बाल होते हैं वो। कश्मीरी बकरी कश्मीरी बकरी के खाल सहित बाल कश्मीरी बकरी के खाल सहित बाल, इसकी एक स्पेशल नस्ल है कश्मीरी बकरी की चंगथगी। चंगथगी से ये पश्मीना प्राप्त होती है।
ना। पश्मीना ऊन कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है पश्मीना। जो अपने आपने देखा होगा जो कश्मीरी शॉल होती है ना, कश्मीरी शॉल वो इसी की बनी हुई थी, पश्मीना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोकार कैनुला। ये आपको दिखाया गया है इसमें। इस टाइप का एक यंत्र होता है ट्रोकार कैनुला, जिसको नॉर्मली किसी को पता हो तो बताएं किसके लिए यूज करते हैं इसको हम। जिसको पता हो वो कमेंट कीजिए। ट्रोकार कैनुला किसके लिए यूज होता है? आफरा, हाँ आफरा में जो जनरली आपने देखा होगा एनिमल्स के अंदर एक आफरा की वो आफरा मतलब गैस भर जाती है उनके पेट में, है ना। तो ये इस समस्या को खत्म करने के लिए मतलब गैस को पेट से बाहर निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रोकार कैनुलो। इसको हम उसके पेट में लगा के और फिर कैनुला की सहायता से, ट्रोकार की सहायता से इसको अंदर लगाते हैं, फिर कैनुला की सहायता से ये जो गैस होती है उनके पेट में भरी हुई वो बाहर निकल जाती है ना। यंत्र की सहायता से या ट्रोकार कैनुला की सहायता से, ट्रोकार कैनुला की सहायता से, ट्रोकर कैनुला भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, ट्रोकार कैनुला की सहायता से पशु के पेट में, पशु के पेट से गैस बाहर निकाली जाती है। जनरली ये क्या होता है उसमें पशु में आफरा होता है, उसी में गैस भरती है ना। आफरे के अंदर ट्रोकार कैनुला की सहायता से पेट से गैस बाहर निकाली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रूशिंग की। तो जैसे कि आपको इस चित्र में देख सकते हैं आप लोग, में क्या होता है कि ये जो बकरियां है ना, बकरियां मतलब पेड़ों की पत्तियां या फिर झाड़ियों की पत्तियां या पेड़ों की पत्तियां जो खाती है ना, उस क्रिया को, जो क्रिया है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रूशिंग। बकरियों द्वारा बकरियों द्वारा झाड़ियों या बकरियों द्वारा झाड़ियों या पेड़ की पत्तियों को खाने की क्रिया। हो गया बकरियों द्वारा झाड़ियों या पेड़ की पत्तियों को खाने की क्रिया। या आप देख सकते हैं डायग्राम याद रहेगा तो अपने आप ब्रूशिंग याद आ जाइए, है ना। आप चाहे ये चीज याद रखो नहीं रखो, दिमाग में ब्रूशिंग आते ही ये चीज दिमाग में ले आओगे तो अपने आप ही आपका इसको पता चल जाएगा ब्रूशिंग क्या होती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोइंग। वेलोइंग इसमें दिख रहा है आपको, जैसे क्या होता है वेलोइंग? वेलोइंग क्या होता है इसमें, ये जो अपनी भैंसें होती है ना, उनमें जनरली आपने देखा होगा ये भैंसें क्या करती है, पानी में तैरने की या इनकी आदत होती है पानी में तैरना, कीचड़ में जाना, है ना। इसी को हम वेलोइंग नाम से जानते हैं। अब ये वेलोइंग की जनरली आपने, ये भैंसें जो होती है ना, इनमें जो मतलब पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है वो नहीं पाई जाती। इसी का कारण इनको क्या होता है कि वेलोइंग करना पसंद होता है। भैंसों का
पानी में या कीचड़ में, भैंसों का कीचड़ में कीचड़ या पानी में, है ना, पानी में जाना या तैरना, है ना। भैंसों का कीचड़ या पानी में जाना या तैरना क्या कहलाता है? वेलोविंग। वेलोइंग कहलाता है। भैंसों का कीचड़ पानी में जाना या तैरना क्या कहलाता है? वेलोइंग कहलाता है ना। एक टर्म होती है बेलोइंग। बेलोइंग क्या होती है, किसी को पता है? बताओ, कमेंट करो, क्या होती है बेलोइंग? केश कुमावत, मोहर मोहेर ऊन एक बकरी से कितना प्राप्त होती है? मोहेर का देखो एग्जैक्ट मोहेर नहीं पता है अभी, ये मैं आपको देख के बताऊंगी। वैसे पूछते नहीं है इस चीज को, पश्मीना की पूछते हैं। पश्मीना क्या अपने लगभग 150-200 ग्राम ही प्राप्त होती है ना। पश्मीना के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बताओ मेरे को, बेलोविंग क्या होता है, कमेंट करो। कमर आंसर आया। चलो आप लोग भी दे भाई, जिन्होंने को भी आता है वो सब। क्या होता है बेलोविंग? तो आपको मैंने बता दिया, बस उसमें फर्क है, बेलोविंग कहते हैं उसको, है ना। उसको क्या, वो क्या होता है? केश लोहेरा, धीरज कंवर, या और लोगों को आ रहा है इसका आंसर? क्या पश्मीना ऊन वगैरह और ये कितनी क्या प्राप्त होती है, हम बाद में लिखेंगे इस सबको ना। इसमें मैं नहीं लिख रही हूँ, पश्मीना का भी 80 से 170 ग्राम तक होती है, लेकिन लिखेंगे अपन बाद में, जब अपन पढ़ेंगे ना बकरियों का, उसमें सारी चीजें लिखेंगे। ये सिर्फ आपको समझने के लिए भाई, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये है ना। लिखने का काम उसको बाद में लिखेंगे। गाय का रंबाना, मुकेश लोहेरा, धीरज कंवर। चलो बाकी लोगों को नहीं आता है, आप दोनों को आता है ना, सही बताया आप लोगों ने। गाय या भैंस का जो रंबाना या आवाज करना होता है, उसी को हम बोलते हैं बेलोविंग। और वेलोविंग बोलते हैं भैंसों का कीचड़ पानी में जाना या तैरना क्या कहलाता है? वेलोविंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध काल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, दूध काल या मिल्क पीरियड, ये क्या होता है? पशु जितने काल तक दूध दे रहा है, वही काल अवधि जो होती है ना दूध देने की, उसी को हम बोलते हैं दुग्ध काल। पशु द्वारा दूध देने की अवधि, मतलब जब पशु ब्याता है उसके बाद जब तक वो दूध देता है ना, तब तक का पूरा पूरा पीरियड क्या कहलाता है? दूध काल। मिल्क पीरियड कहते हैं जिसको अपन, है ना। नेक्स्ट है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया क्या होता है कि जो मादा पशु के अंदर या मतलब पेट में जो बच्चा असामान्य अवस्था में होता है या असामान्य अवस्था में पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया। पशु के पेट में बच्चे का असामान्य अवस्था में पशु के पेट में बच्चे का असामान्य अवस्था में होना क्या कहलाता है? डिस्टोकिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्टर मदर की। किसी को पता है क्या होती है फोस्टर मदर? फोस्टर मदर
तो आता है तो कमेंट करें। क्या होती है भाई फोस्टर मदर, किसी को पता है? माता, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको माता। क्या होती है उपमाता? और नहीं आता हो तो आप डायग्राम बता के तो कमेंट कर ही सकते हैं। गोट को कहा जाता है मुकेश कुमावत। हाँ वैसे उदाहरण इसका गोट ही है, लेकिन इसकी आप बताओ क्यों कहा जाता है? इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल गोट ही है। गोट की आदत होती है ना, लेकिन कहते किसको है अपन ये उपमाता किसको कहते हैं? ऐसा पशु जो दूसरे पशु के बच्चे को आसानी से पाल सकता है। आप जैसे इसमें देख सकते हैं ये गोट है, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना सभी को स्पष्ट? ये गोट है और ये क्या है? भेड़ है। लेकिन ये इसको भेड़ के बच्चे को दूध पिला रही है ना। तो ये क्या होता है, बकरी, जनरली बकरी होती है ऐसी, बकरी क्या होती है कि मतलब दूसरे के बच्चे को भी दूध पिला के पाल सकती है ना। फोस्टर मदर क्या होती है? ऐसा पशु जो, वह पशु जो, उपमाता कहते हैं इसको हिंदी, वह पशु जो दूसरे पशु के बच्चे को आसानी से पाल सकता है। वह मादा पशु जो दूसरे बच्चों को, मतलब दूसरे एनिमल के बच्चे को भी आसानी से पाल सकते हैं। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, बकरी। अच्छा उदाहरण है इसका बकरी। जैसे बकरी है, देते हैं ना बकरी के बारे में कई बार, तो आपको पता होना चाहिए ये उपमाता के रूप में होती है बकरी। तो हिंदी में लिख लेना आप चाहे तो, उपमाता बोलते हैं ना, फोस्टर मदर या उपमाता। उसके बाद हो गया निम्फोनिया। निम्फोनिया क्या होता है कि जो अपने गाय होती है ना, उसका दूसरे पशुओं के साथ असामान्य व्यवहार करना। गाय का दूसरे पशुओं के साथ असामान्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? निम्फोनिया। ये क्यों होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या हार्मोन के असंतुलन के कारण। गाय द्वारा दूसरे पशुओं के साथ असामान्य व्यवहार गाय द्वारा दूसरे पशुओं के साथ असामान्य व्यवहार करना, इसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन के असंतुलन के कारण। गाय द्वारा दूसरे पशु के साथ असामान्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? निम्फोनिया। और किसके कारण होता है? हार्मोन के असंतुलन के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलोइंग। जैसा कि अभी आपसे मैंने पूछा था यही टर्म, बेलोइंग क्या होता है? भैंस व गाय का आवाज करना। भैंस व गाय का आवाज करना, जिसे अपन रंबाना भी बोलते हैं, आवाज करना। भैंस व गाय का आवाज करना बेलोइंग कहलाता है। बेलोइंग और बेलोइंग में कंफ्यूज नहीं होना है ना, दोनों अलग अलग टर्म है। उसके बाद है नेक्स्ट ब्लीटिंग। ब्लीटिंग है भेड़ व बकरी का आवाज करना।
नेक्स्ट है ग्रंटिंग। क्या होता है ग्रंटिंग? किसी को आता है कमेंट करें। ग्रंटिंग क्या होता है? आपको बेलोइंग पता है, ब्लीटिंग पता है, ग्रंटिंग का बताएं। आता है किसी को? आता है तो कमेंट में बताइएगा, है ना। नहीं पता किसी को? चलो आगे चलते हैं, अपन नहीं पता तो। ये होता है सुअर का आवाज करना। सुअर का ये अपने वैसे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना। सुअर का आवाज करना ग्रंटिंग कहलाता है। सुअर का आवाज करना ग्रंटिंग। और बार्किंग तो आप सबको पता है, कुत्ते का आवाज करना। भौंकता है ना कुत्ता, कुत्ते का आवाज करना। कुत्ते का आवाज करना बार्किंग, है ना। स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अब आ रही है क्या? सबके स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही है? एक बार भाई कमेंट कर दीजिए, स्क्रीन क्या सबको क्लियर दिखाई दे रही है? सूरज कंवर आ रही है, फिर किसके? ममता के नहीं आ रही है क्या? आ तो रही है ममता। एक बार बंद करके फिर चालू कीजिए, हो सकता है आ जाए, है ना। सबके आ रही है, स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना एक बार बंद करके फिर चालू कीजिए उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यौनारंभ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। यह वह अवस्था होती है, ये क्या होता है यौनारंभ? यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें पशु प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब वो एक निश्चित उम्र पे होते हैं। यौनारंभ एक वह अवस्था है जिसमें पशु प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है ना। वह अवस्था में पशु प्रजनन के लिए तैयार के लिए तैयार हो जाता है। वह अवस्था जिसमें पशु प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जैसे हम मादा और उसकी बात करें नर की, तो मादा में अंडाणु का बनना प्रारंभ होना और उसका शरीर मादा का जो है गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाता है। और अगर हम नर की बात करते हैं तो नर में शुक्राणु का बनना प्रारंभ हो जाना, यही होती है यौनारंभ या प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य चक्र की, है ना। मध्य चक्र क्या होता है? वह अवस्था जिसमें अंडाणु वह अवस्था जिसमें मादा में अंडाणु बनता है एवं का शरीर गर्भ धारण के लिए उचित वातावरण बनाता है।
वह अवस्था जिसमें मादा में अंडाणु बनता है एवं पशु का शरीर गर्भ धारण के लिए उचित वातावरण बनाता है। जनरली जो ऐसे बोलते हैं ना अपन, पशु हीट में आना, वही होता है मध चक्र, है ना। पशु हीट में आता है उसी को हम बोलते हैं मध चक्र। अब हमारी टर्मिनोलॉजी लगभग कंप्लीट हो चुकी है ना। ये टर्म्स जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हम आज पशुओं की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी वैसे तो हम नॉर्मली नस्लें वगैरह पढ़ेंगे, उस टाइम भी पशुओं के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसको क्या थोड़ा हम टेबुलर फॉर्म में बनाने से याद अच्छा हो जाता है ना, तो टेबल के फॉर्म में इसको बनाएंगे हम आज। में देखते हैं अपन गाय का, जो गाय का वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम गाय का क्या होता है। जो देशी गाय होती है ना, देशी गाय का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, कमेंट कीजिए, सबको पता होगा ये क्या होता है देशी गाय का वैज्ञानिक नाम। बताओ बताओ, सबको आता होगा, कमेंट करो ये। बोस इंडिकस। क्या होता है, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस या इंडिका, इंडिकस लिखते हैं वैसे, बोस इंडिकस। अब इसमें क्या होता है नाम में, ये जो फर्स्ट होता है ना बोस, ये क्या है इसका पता है किसी को, ये क्या होता है और ये क्या होता है। नाम लिखते हैं ना अपन, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम जो लिखते हैं, में इस प्रकार लिखा जाता है ना, एक बोस इंडिकस लिखा, दो चीज लिखी जाती है, आपने देखा होगा, है ना। ये मेरे को बताओ कि कमेंट करके बताओ, बोस और इंडिकस, बोस क्या है और इंडिकस क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसको। हाँ मुकेश कुमावत, आपने सही बताया है नाम। मुकेश कुमावत, पहला वंश और दूसरा जाति, है ना, सही बात है। क्या होता है, पहला जो होता है वंश या जीनस, और सेकंड होता है स्पेसीज या जाति, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी गाय की। इसका क्या होता है, बोस टार्सस, बोस टार्सस। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैंस का। भैंस का होता है बुवेलिस, 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 बुवेलिस। इस इंडेक्स को आप अच्छे से याद कर लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बुवेलिस। भैंस का होता है बुवेलिस, बुवेलिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़ की। भेड़ का होता है ओविस एरिस, क्या होता है भेड़ का, ओविस एरिस। उसके बाद हम बात करते हैं बकरी की। बकरी का नाम होता है केप्रा हिरकस, या हिंदी में उसको हम कई बार कापरा हिरकस भी लिखा हुआ मिलता है ना, केप्रा हिरकस भी मिलता है और कापरा हिरकस भी हो सकता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, केप्रा हिरकस या कापरा हिरकस कुछ भी हो सकता है दोनों में। केप्रा हिरकस, बकरी का नाम होता है केप्रा हिरकस। उसके बाद हम देखते हैं मुर्गी का। मुर्गी का होता है गेलस डोमेस्टिका, गेलस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। सबको क्लियर आवाज आ रही है, स्क्रीन और आवाज एक बार कमेंट कर देना, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी फैमिली, है ना। फैमिली कौन सी होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सबकी फैमिली कौन सी होती है, कमेंट करो। जिसको आता है वो कमेंट करो, क्या फैमिली होती है इनकी, गाय भैंस भेड़ बकरी, आता है क्या। एक जने का कमेंट आया अभी, ये तो लगभग आधे से ज्यादा लोगों को आना चाहिए और आता भी होगा। कमेंट करके बताओ तो पता चले किस किस को आ रहा है।
कौन सी होती है? दो जनों का कमेंट आया, धीरज, मुकेश, लोहरा, बोविडी है ना, बोविडी फैमिली होती है इसकी। बोविडी, बोविडी फैमिली है ना, चारों की एक ही फैमिली होती है। याद करने का ज़्यादा झंझट नहीं है ना, चारों की एक ही फैमिली। आप सबको और कुछ अच्छा लगे नहीं लगे, ये चीज़ ज़रूर अच्छी लगी होगी है ना, कि चारों की एक ही फैमिली याद करनी है अपन को। नेक्स्ट, मुर्गी की क्या होती है? किसी को पता है मुर्गी की? मुर्गी की कौन सी होती है फैमिली? कमेंट कीजिए अगर आता है तो। मुर्गी की फैमिली फेसिनिडी। फेसिनिडी है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र गाय में और बकरी में सेम होते हैं ना, 60 होते हैं दोनों में। उसके बाद हम भैंस की बात करें तो भैंस में होते हैं 50 और 48। आप मुझे बताएं जिसको आता है 50 और 48 कौन सी भैंस में कौन से होते हैं? पचास और 48 है ना। वैसे आपको पता हो तो जली और दलदली दो तरह की होती है ना, उनमें अब 50 किस में होता है और 48 किस में? किसी को पता है तो बताएं। दलिये में कितने होते हैं और दलदली में कितने होते हैं? हाँ, मुकेश जी का सही आया है कमेंट। जलीय, जलीय में कितना होता है? 50, ये होती है जलीय के लिए। दलीय में 50 और ये होता है दलदली। दलदली में कितनी होती है? क्रोमोसोम नंबर 48। उसके बाद हम बात करें भेड़ की, तो भेड़ में कितने होते हैं? 54। एंड मुर्गी में होते हैं 78। के बाद हम बात करते हैं पशुओं के झुंड की, कि इनका झुंड क्या कहलाता है? गाय व भैंस का झुंड कहलाता है हर्ड। गाय व भैंस का झुंड क्या कहलाता है? हर्ड है ना। उसके बाद अगर हम बात करें भेड़, बकरी और मुर्गी, इन तीनों का क्या कहलाता है? किसी को आता है? आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ, मुकेश, फ्लोक 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 बोलते हैं इन तीनों के, भेड़, बकरी और मुर्गी का तीनों का झुंड कहलाता है फ्लोक। अब हम देखते हैं इनकी प्रजनन क्रिया। प्रजनन क्रिया जो गाय की होती है सर्विंग, गाय की प्रजनन क्रिया को हम क्या कहते हैं? सर्विंग। इसकी सर्विंग। बाद हम बात करते हैं भेड़ की। भेड़ की टपिंग कहलाती है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है आप सबका। बाकी आपको पता है सर्विंग कहलाती है, लेकिन भेड़ की कहलाती है टपिंग। के बाद बात करें बकरी की, बकरी की भी सर्विंग ही कहलाती है। सर्विंग। टपिंग को आपको स्पेशली याद रखना है ना, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसकी भेड़ की जो प्रजनन की क्रिया है, तो अपने प्रजनन की क्रिया और बच्चे देने की क्रिया वो अलग अलग टर्म होती है, तो उनको मिक्स ना करें आप लोग है ना। ऐसे नहीं कि भाई आपको ये पूछ रखा है और आपने ये बता दिया कि लेम्बिंग कहते हैं या ऐसे कुछ है ना। तो आपको जब प्रजनन क्रिया पूछी है तो प्रजनन क्रिया का ही नाम बताएं, और उसके अलावा अगर बच्चे देने की क्रिया पूछी है तो चेंज हो जाएगा आपका आंसर है ना।
में बच्चे देने की क्रिया गाय में कहलाती है काविंग। काविंग, और इसका जो न्यू बॉर्न होता है वो काफ कहलाता है ना, काविंग, उसी के नाम से काविंग काफ। भैंस में काविंग। नेक्स्ट देखो बेड़ में, बेड़ में बताओ क्या कहलाती है, अब तो आना चाहिए। तो बच्चे देने की क्रिया बेड़ में क्या लिखूं, कमेंट करो। तो आता है वो बताएं। बेड़ में बच्चे देने की क्रिया भी बताया था, मैंने बोला भी था, खुद ने बोला था अभी, अगर आपने ध्यान रखा हो तो। परिहार, लेम्बिंग, मुकेश लोहरा लेम्बिंग। चलो सही आंसर है आपका लेम्बिंग। अभी मैंने बताया था फिर भी आपके आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है। अभी मैं खुद बोल रही थी लेम्बिंग। तो के बाद हम बात करें बकरी की। बकरी में कहलाता, ये इसका जो है ना वो नाम से संबंधित देखो, बेड़ में लेम्बिंग है तो इसका न्यू बॉर्न क्या कहलाएगा, लेम्ब। ऐसे ही जैसे इनमें काविंग है तो इनका न्यू बॉर्न काफ कहलाता है। जैसे बफेलो काफ हो गया, इसमें काफ हो गया है ना, उसी के नाम से वो भी आपको याद रह जाएगा। जैसे आप बात करें बकरी की, बकरी का जो न्यू बॉर्न होता है उसको हम किड कहते हैं ना, तो इसकी जो ये है किड देने की क्रिया होती है उसको हम किडिंग कहते हैं, किडिंग। मुर्गी में हम बात करें तो मुर्गी में बच्चे देने की क्रिया हम उसको इंक्लूड करते हैं जो अंडे से जो चूजा बाहर आता है ना, जैसे हम हैचिंग बोलते हैं ना, वो लिखते हैं हम इसमें हैचिंग, मुर्गी में हैचिंग। मुर्गी में जो बच्चा चूजा बाहर आता है वो हैचिंग कहलाती है ना। अब हम बात करते हैं नवजात बछड़े की। नवजात बछड़ा अभी मैं आपको बताया भी था मैंने, जैसे काविंग होती है गाय में तो नवजात बछड़ा इसका कहलाता है काफ। उसके बाद इसका कहलाता है बफेलो काफ, है ना, भैंस का कहलाएगा बफेलो काफ। नेक्स्ट का आप बताएं, नेक्स्ट क्या थी, भेड़ थी। भेड़ का क्या कहलाएगा, नवजात बछड़ा। ये तो आना चाहिए, अभी बताया था मैंने, क्या कहलाता है, नाम से ही पता है, लेम्बिंग होती है क्रिया तो क्या कहलाएगा, लेम्ब। इन दोनों को रिलेट करके याद कर लेना है ना, इनमें तो लेम्ब से लेम्बिंग होता है, किड से किडिंग होता है। नेक्स्ट हमारा बकरी है ना, बकरी का कहलाता है नवजात किड, का क्या कहलाता है, चिक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नवजात नर की। ये तो हो गई कॉमन है ना, अपन कॉमन इस नाम से जानते हैं इनको, लेकिन नवजात नर और मादा को क्या कहते हैं ना, तो ये तो हो जाएगा बुल काफ। ये हो जाएगा बफेलो बुल काफ। ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं नर को बुल काफ, का बफेलो बुल काफ। और इसमें तो आपको कुछ याद नहीं करना है, नर लेम्ब और नर किड, इनको नर लेम्ब और नर किड बोलते हैं, नर लेम्ब और नर। मुर्गी में बोलते हैं हम कोकरल, कोकरल है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवजात मादा। ये होती है हीफर काफ। नवजात मादा जो बच्चियां होती है उसको हम बोलते हैं हीफर काफ, हीफर होती है ये, है ना, हीफर काफ। ये हीफर काफ होगी तो ये बफेलो के हिसाब से बफेलो हीफर काफ, बफेलो हीफर काफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़ की। भेड़ में नर कहलाता है नर लेम्ब और फीमेल मादा लेम्ब।
मादा लैम्ब। बकरी में भी कहलाएगा क्या, मादा किड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्गी की। मुर्गी में नवजात नर होता है वो कोकरल कहलाता है, जबकि नवजात जो मादा होती है उसको हम पुलेट कहते हैं, पुलेट। कोकरल नर हो गया और मादा हो गई पुलेट। अब इसका देखो वयस्क नर। वयस्क नर क्या कहलाता है, गाय का बुल। बुल कहलाता है गाय का वयस्क नर। फिर हम बात करते हैं भैंस की। भैंस का क्या कहलाएगा, बफेलो बुल। बफेलो बुल। उसके बाद हम बात करें भेड़ की। भेड़ का क्या कहलाता है, रेम बोलते हैं उसको ना, रेम। जो वयस्क नर होता है भेड़ का उसको हम रेम बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है आपको हिंदी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो कभी कभी हिंदी में ये आपको राम लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन वैसे रेम सही है और राम भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, RAM होती है इसकी स्पेलिंग, तो बोलते हैं रेम। बक, इस बकरी में बोलेंगे बक। बकरी का जो वयस्क नर होता है उसको हम बोलते हैं बक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो बोलेंगे कोक। वयस्क नर होगा फीमेल, तो बोलते हैं कोक। यहाँ तक हो गया। अब वयस्क मादा। वयस्क मादा क्या होगी, गाय की काऊ। गाय की जो वयस्क मादा होती है जनरली अपन क्या बोलते हैं उसको, काऊ। और बफेलो में वयस्क मादा को बोलेंगे बफेलो। और भेड़ में वयस्क नर होता है रेम और वयस्क मादा होगी इव। EWE होती है स्पेलिंग ना, इव। बकरी होगी बक, तो नर को बोलते हैं वयस्क को, और बकरी को बोलते हैं डो। डो। मुर्गी को आपको पता है क्या बोलते हैं, वयस्क मादा को हेन। उसके बाद हम बात करते हैं बदियाकृत नर। बदियाकृत नर कहलाता है बुलक। जो अपने गाय का बदियाकृत नर होता है उसको हम बोलते हैं बुलक। उसके बाद हम बात करें भैंस की। भैंस का नाम से हो जाएगा बफेलो बुलक। बफेलो बुलक है ना, बफेलो बुलक और बफेलो बुलक। बदियाकृत जो नर होता है उसको हम बुलक, बफेलो बुलक बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें भेड़ की। भेड़ का किसी को पता है क्या बोलते हैं, अगर भेड़ का आपको पता है बदियाकृत नर को क्या बोलते हैं तो कमेंट करें, अगर किसी को पता है तो। बदियाकृत नर भेड़ का जवाब आता है किसी को, तो हम बोलते हैं फीडर। क्या बोलते हैं, फीडर। का बक ही बोलते हैं। मुर्गे का तो आप सबको पता होगा, मुर्गे का तो आपको ही बताना पड़ेगा, कमेंट कीजिए नीरज कंवर वीडर। चलो अच्छी बात है, सही बताया। अब इसका तो आप ही लोग बताएं, कमेंट सबके आने चाहिए। मुर्गी का जो बदियाकृत नर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसका उत्तर आप ही देंगे सब लोग, सबका कमेंट आना चाहिए इसमें। क्या बात है, सब कमेंट नहीं कर रहे इसमें भी, मतलब क्या ऑनलाइन क्लास छोड़ के और बैठ गए हो क्या, देख नहीं रहे हो। तो 3 जनों का कमेंट आया है, अनिल परिहार, मुकेश लोहेरा, नीरज कंवर। मतलब ऑनलाइन क्लास यही अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग क्या मतलब ऑनलाइन छोड़ के और सो गए हैं, मेरे को लग रहा है ना।
वैसे भी बारिश का मौसम है, आज बहुत ठंड लग रही है, तो आप लोगों को मुझे लगता है नींद आ गई है ना। की बात कर रहे थे हम मुर्गी की। मुर्गी के मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर में पीछे, है ना, केपन बोलते हैं इसको। बद्याकृत मुर्गे को क्या बोलते हैं हम? केपन। अब देखते हैं हम इसका मांस, बहुत बार पूछ लेते हैं ना किसके मांस को क्या कहते हैं। गाय के मांस को हम बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। और यही अगर बछड़ी की बात करें हम, बछड़ा जो होता है उसका मांस कभी कभी, वैसे तो नहीं पूछते लेकिन कभी पूछ ले, तो उसका होता है विल। अगर बछड़े की बात करें, बछड़ा या बछड़ी का जो होता है मांस, उसको हम बोलते हैं विल ना। उसके बाद हम बात करते हैं भैंस की। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन। बफन, है ना। भैंस के मांस को बफन बोलते हैं, वैसे बफन ही बोलते हैं, यही टर्म आती है। कभी कभी आपको हो सकता है फ्लैश लिखा हुआ मिल जाए, है ना, ये बहुत रेयर चांस में है, बाकी इसको बफन ही कहा जाता है ना। कभी कभार बोल दे फ्लैश अलग चीज है, वैसे पूछते बफन के बारे में ही है ना। बीफ, बफन। उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ का। भेड़ का क्या कहलाता है मांस? मटन। तो सबको पता होता है चिकन, मटन, ये वो, लेकिन जब यहाँ की बारी आती है किसके को क्या कहते हैं वो भूल जाते हैं ना, ध्यान नहीं रहता है। चिकन मटन तो सबको पता रहता है, का हो गया। उसके बाद हमारे बकरी का। बकरी का मांस क्या कहलाता है भाई? कमेंट करो, बकरी का मांस पता लगना चाहिए कि आप पढ़ भी रहे हो। आता है तो कमेंट करें, नहीं आता है कोई बात नहीं, हम लिखते हैं। तो एक दो जनों ने बताया है चेवन, है ना, चेवन बोलते हैं इसको, चेवन। में कंफ्यूज नहीं होना है, ये चेवन और ये चिकन, है ना। मुर्गियों का होता है चिकन और बकरी का होता है चेवन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गर्भकाल की। इनमें जो गर्भकाल काल होता है पशुओं में, उसको कितने दिन का होता है ये हम लिख लेते हैं, ये चीजें पूछी जाती है। गाय में जनरली होता है 282 दिन का। गाय में होता है 282 दिन। उसके बाद भैंस में कितना होता है? 310 दिन। गाय में होता है 282 दिन। भाई आप कमेंट कर दीजिए, जिसको अगर कोई समस्या है वो कमेंट में बता दीजिए। इसमें देखो गर्भकाल होता है 282 डेज होता है गाय का, और बफेलो का होता है 310 दिन। उसके बाद अगर हम बात करें भेड़ की, तो भेड़ में होता है 149 दिन, 149 डेज, है ना, भेड़ में होता है 149। उसके बाद हम बात करते हैं बकरी की। बकरी में कितना होता है? 151। बकरी का गर्भ काल की अवधि होती है 151। और जो मुर्गी है उसमें हम हैचिंग वाला काउंट करते हैं ना, हैचिंग कितने दिन की होती है? 21 दिन। का होता है इसमें ना 21 दिन। अब अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, तो गाय का जो नॉर्मल मतलब एक एवरेज होता है 15 से 25। से 25 साल, है ना। गाय का जो होता है जीवन काल एक एवरेज है 15 से 25, है ना। उसके बाद भैंस का भी होता है 15 से 25 ईयर, 10 to 25 ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ की, तो भेड़ का लगभग 10 से 13 साल, है ना, 10 से 13 साल। बकरी की बात करते हैं, बकरी का होता है 8 से 10 वर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं मुर्गी की। मुर्गी का होता है जीवन काल लगभग 4 वर्ष, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग जो आपको एक एवरेज दिया जाता है वो लगभग ये होता है इनका ना, सब पशुओं का। ओके, थैंक यू बच्चों।
अब कोई इसमें समस्या है तो आप बता दें, बाकी आज का अपना टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहले खान सिंह भंडारी, आपने पहले कोई कमेंट किया था क्या इससे पहले? अभी तो शो हो रहे हैं आपके, पहले तो आपने शायद किए भी नहीं थे। शो हो रहे हैं अभी आपके कमेंट। मैं अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत हो तो बता दे, बाकी आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो नेक्स्ट लेक्चर हम कल पढ़ेंगे, है ना। ओके, थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं ना।